आइला टॉक्स चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर इरशाद खानम आज आपके समक्ष लेकर आई हूँ विधि शास्त्र से संबंधित प्राकृतिक विधि विचारधारा को, यानी कि नेचुरल लॉ स्कूल को। विधि शास्त्र की विचारधाराओं को अगर आप देखेंगे तो इसे 5 स्कूलों में बांटा गया है। पहला है विश्लेषणात्मक विचारधारा, दूसरा है ऐतिहासिक विचारधारा, तीसरा प्राकृतिक विचारधारा, चौथा सामाजिक विचारधारा और पांचवा अमेरिकन यथार्थवादी विचारधारा। विधि शास्त्र की विचारधारा पर इसके पहले हम 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसमें विश्लेषणात्मक विधि शास्त्र यानी कि विश्लेषणात्मक विचारधारा और ऐतिहासिक विचारधारा के विषय में बताया गया है। आज हम प्राकृतिक विचारधारा के विषय में जानेंगे। विधि शास्त्र में जो प्राकृतिक विचारधारा दी गई है उसको समझने से पहले अगर अभी तक आपने आइला टॉक्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। चलिए हम बात करते हैं विधि शास्त्र में प्राकृतिक विचारधारा की। विधि शास्त्र में प्राकृतिक विचारधारा का मतलब उन नियम और विचारधाराओं से है जो किसी सर्वोपरि स्रोत से निकलते हैं। सर्वोपरि स्रोत में राजनीति की कोई भूमिका नहीं होती है। प्राकृतिक विधि का स्रोत कोई सांसारिक सत्ता नहीं है, इसलिए इसके विषय में यानी कि प्राकृतिक स्रोतों के बारे में कई तरह के बयान आते हैं। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि प्राकृतिक विधि के स्रोत ईश्वर प्रदत्त हैं, यानी कि ईश्वर द्वारा प्रदान किए गए हैं, और कुछ इसका स्रोत प्रकृति को मानते हैं, नेचर को मानते हैं। और बाकी जो विधि शास्त्री हैं वह कहते हैं कि प्राकृतिक विचारधारा के नियम युक्ति से प्राप्त होते हैं। यानी प्राकृतिक विधि विचारधारा की अगर हम बात करें तो कुछ लोगों का मानना है कि ईश्वर द्वारा प्रदान की गई विधि है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यह हमें प्रकृति से यानी कि नेचर से मिली है, और कुछ विधि शास्त्रियों को ऐसा मानना है कि ये युक्ति से प्राप्त हुई है। मुख्य रूप से प्राकृतिक विधि के स्रोत जो हैं वो 3 माने जाते हैं। पहला ईश्वर, दूसरा प्रकृति और तीसरा युक्ति। अगर हम इन सब डेफिनेशन को या लोगों के विचारों को देखें तो उसमें से ये 3 मूल तथ्य निकलते हैं कि प्राकृतिक विधि के जो स्रोत हैं वो 3 हैं, ईश्वर, प्रकृति और युक्ति। इसलिए विधिशास्त्रियों ने अपने हिसाब से इनके स्रोत के माध्यम से अलग अलग नाम दिए हैं। प्राकृतिक विधि को इन नामों से भी जाना जाता है: देवी विधि, नैतिक विधि, प्रकृति विधि, सार्वभौमिक विधि, ईश्वरी विधि, आलिखित विधि। प्राकृतिक विधि विचारधारा 2 सिद्धांतों पर आधारित है। पहला ये कि ये एक सार्वभौमिक व्यवस्था है जो सभी मनुष्यों पर लागू होती है, और दूसरा ये है कि ये मनुष्य के अधिकारों में अंतर नहीं है। सभी मनुष्य के अधिकार एक समान है, मनुष्यों के अधिकारों में कोई अंतर नहीं है। दूसरी जो सिद्धांत है वो ये कहता है, यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि प्राकृतिक विधि विचारधारा में सबसे पहले मानव अधिकारों का उल्लेख मिलता है। प्राकृतिक विचारधारा को अच्छे से समझने के लिए इसे 4 सिद्धांतों में बांट सकते हैं। पहला प्राचीन सिद्धांत, दूसरा मध्यकालीन सिद्धांत, तीसरा पुनर्जागरण सिद्धांत, चौथा आधुनिक सिद्धांत। प्राकृतिक विधि विचारधाराओं में सबसे बड़ी विचारधारा है, इसलिए इसके सिद्धांतों को कुछ भागों में विभाजित किया गया है। प्राचीन सिद्धांतों को हम देखते हैं। देखिए, प्राकृतिक विचारधारा को अगर हम देखेंगे तो हमारी जितनी भी और 4 विचारधारा हैं उनमें सबसे बड़ा जो है वो प्राकृतिक स्कूल है, यानी कि नेचुरल लॉ ऑफ स्कूल है। और इसके जो सिद्धांत हैं उनको हम सबसे पहले सिद्धांतों को देखते हैं, प्राचीन सिद्धांत। प्राचीन सिद्धांत की अगर हम बात करें तो प्राचीन सिद्धांत को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है: यूनानी काल, रोमन काल और अंध युग। यूनानी काल के अगर मुख्य विधिशास्त्रियों की हम बात करें तो हेराक्लिटस, सोक्रात, प्लेटो और अरस्तु।
और अगर रोमन काल के विधि शास्त्रियों की बात करें तो सिसरो, और अंध युग के विधि शास्त्री की बात करें तो संत अगस्टाइन। सबसे पहले हम समझते हैं यूनानी काल को। प्राकृतिक विचारधारा के सिद्धांत सबसे पहले यूनानी काल में दिखते हैं। यूनानी काल में सबसे पहले विधि शास्त्री हेराक्लिटस ने अपनी प्रकृति के 3 मुख्य तथ्य बताए थे। इन्होंने अपने सिद्धांत में प्रकृति विचारधारा में 3 मुख्य तत्व बताए थे। पहला था अंतिम लक्ष्य, दूसरा था अवस्था और तीसरा था तर्क। दूसरे प्रमुख विधि शास्त्री थे सुकरात। इन्होंने न्याय के 2 प्रकार बताए थे, पहला प्राकृतिक न्याय और दूसरा विधिक न्याय। सुकरात के अनुसार प्राकृतिक न्याय सभी स्थान पर एक जैसा होता है, यानी नेचर ने हमको जो न्याय दिया है, जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, वो सभी स्थानों पर एक जैसा होता है। लेकिन विधिक न्याय जो होता है वो बुनियादी रूप से तो एक होता है, मगर समय और परिस्थितियों के अनुसार वो अपना स्वरूप बदलता रहता है। तीसरे विधि शास्त्री इसमें प्रमुख थे प्लेटो। ये सुकरात के ही विद्यार्थी थे और इन्होंने समर्थक न्यूनतम शासन नीति के प्राकृतिक सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इन्होंने प्राकृतिक विधि विचारधारा को आदर्श के तौर पर निर्मित किया, जिसे प्लेटो ने रिपब्लिक के नाम से समर्थन किया। प्लेटो न्यूनतम शासन की नीति के समर्थक थे। उनका मानना था कि राज्य के शासक नियम के तहत प्रत्येक नागरिक अपने कार्य खुद को व्यस्त रखें। उनका सीधा सा कहना था कि राज्य के शासक जो हैं वो नियम के तहत, यानी कि वो जो नियम बनाते हैं उसके तहत प्रत्येक नागरिक को अपने कार्य में खुद को व्यस्त रखना चाहिए और दूसरे के कार्य में बिना किसी वजह के दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, इससे लोक शांति बनी रहती है और लोग खुद ही विधि का अनुपालन करते हैं। इसके प्रमुख विधि शास्त्री थे चौथे विधि शास्त्री अरस्तु। अरस्तु ने प्राकृतिक कानून में तर्क, न्याय और नैतिकता के तथ्य बताए हैं। उनका ऐसा कहना था कि प्राकृतिक कानून में तर्क, न्याय और नैतिकता के तत्व होते हैं। प्राकृतिक विधि का नई प्रकार का निर्वाचन किया। इन्होंने प्राकृतिक विधि में एक नए ही प्रकार का निर्वचन किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने मनुष्य को 2 तरह से प्रकृति का हिस्सा बताया है। पहला, मनुष्य भी ईश्वर की सृष्टि का अंग है। दूसरा, मनुष्य में सक्रिय तर्क होता है, यानी मनुष्य जो है ईश्वर की ने जो सृष्टि बनाई है उस सृष्टि का ही एक हिस्सा है, एक भाग है। और दूसरा उन्होंने कहा था कि मनुष्य जो है वो सक्रिय तर्क होता है, उसमें वो तर्क वितर्क कर सकता है। अरस्तु के अनुसार प्राकृतिक विधि में तर्क, न्याय और नैतिकता के तत्व विद्यमान होते हैं। अब हम इसी में रोमन काल की बात करते हैं। सिसरो रोमन काल के प्रमुख विधिशास्त्री थे। रोमन में प्राकृतिक विधि को मानते हुए नागरिक प्रणाली में 2 तरह की प्रणाली को अपनाया गया था। पहली, नागरिक विधि वह विधि केवल रोम के नागरिकों के ऊपर ही लागू होती थी, और दूसरी थी सार्वभौमिक विधि, वह रोम में रहने वाले विदेशी व्यक्तियों के ऊपर और रोम के नागरिकों दोनों के ऊपर लागू होती थी। यानी सिसरो ने जो है प्राकृतिक विधि विचारधारा को 2 हिस्सों में डिवाइड किया था। पहला उन्होंने कहा था कि ऐसी विधि जो कि केवल रोम के नागरिकों के ऊपर लागू होती थी, और दूसरी ऐसी विधि जो विदेशियों पर और रोम के लोगों के ऊपर, दोनों के ऊपर लागू होती थी। अंध युग की अगर हम बात करें तो इस युग में ईसाई पादरियों में प्राकृतिक विधि को ईश्वर से जोड़ा गया था। संत अगस्टाइन इस युग में सबसे महत्वपूर्ण विधिशास्त्री थे। इनके अनुसार ईश्वर के साथ संयोग ही विधि का उद्देश्य है। इन्होंने ईश्वर को सर्वोच्च माना था, मतलब सर्वोच्च माना था, सर्वस्व माना था। इनका ऐसा कहना था कि ईश्वर ही विधि का भाग है। अब हम बात करेंगे दूसरे सिद्धांत की, जो है मध्यकालीन सिद्धांत। सेंट थॉमस एक्विनास, इन्होंने प्राकृतिक विधि को दैवी विधि से अलग करने का प्रयास किया था, जिसे काफ़ी समर्थन मिला। इन्होंने प्राकृतिक विधि के कई प्रकार बताए थे, जैसे देवी विधि, प्राकृतिक विधि, मानवीय विधि, धार्मिक ग्रंथों में लिखित विधियाँ।
अगर हम पुनर्जागरण सिद्धांत की बात करें तो इस सिद्धांत में जो प्रमुख विधिशास्त्री थे वो थे ह्यूगो ग्रेशियस, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो और हीगल। इस युग में मनुष्य ने तार्किक बुद्धि को प्राकृतिक विधि का स्रोत माना। इस युग में चर्च की अवधारणा खत्म हो गई थी और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को अपनाते हुए सामाजिक संविदा सिद्धांत को अपनाया गया था। प्राकृतिक विधि के इस नए निर्वचन का श्रेय जो है वो ह्यूगो ग्रेशियस को जाता है। ग्रेशियस का वर्तमान जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है उसका परिणति यानी कि फादर भी माना जाता है, या फादर भी कह सकते हैं। जो हम वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय विधि को पढ़ते हैं उसका प्रेरणा स्रोत अगर कहें या उसका फादर कहें तो ग्रेशियस को कहा जा सकता है। ग्रेशियस ने सामाजिक संविदा सिद्धांत को ऐतिहासिक तथ्य मानते हुए इसे दो उद्देश्य के लिए प्रस्तुत किया है। वो दो उद्देश्य कौन से थे? पहला, राज्य के आदेश को राज्य की जनता हर परिस्थिति में मानेगी, और दूसरा, राष्ट्र के बीच का रिश्ता वैधानिक नियमों पर निर्भर होना चाहिए। दूसरे में थॉमस, इन्होंने जो दूसरे विधिशास्त्री थे वो थे थॉमस हॉब्स। उन्होंने सामाजिक संविदा सिद्धांत को अपने राजनीतिक तकनीक का आधार बनाया जो सरकार को मदद करता था। तीसरे विधिशास्त्री थे जॉन लॉक। ये हॉब्स के सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। रूसो के अनुसार सामाजिक संविदा सिद्धांत एक ऐतिहासिक तथ्य नहीं है जैसा कि ग्रोशियस कहते हैं, बल्कि ये युक्ति का एक काल्पनिक पहलू है। हेगल के अनुसार राज्य और विधि दोनों ही मानव तर्क के विकास की उपज है। हेगल ने अपनी इस विचारधारा को हेगेलियन विचारधारा का नाम दिया। हेगल को मॉडर्न टाइम का अरस्तु भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं आधुनिक सिद्धांत की, मॉडर्न प्रिंसिपल की। इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। 19वीं शताब्दी प्राकृतिक विधि के प्रतिकूल मानी जाती थी और 20वीं शताब्दी विधि के सिद्धांत का प्राकृतिक पुनरुद्धार का समय माना जाता था। इसके अगर प्रमुख विधिशास्त्रियों की हम बात करें तो रुडोल्फ स्टेमलर, डेल बेक्हियो, कोहलर, HLA हार्ट और फिनिश जो थे वो इसके प्रमुख विधिशास्त्री रहे हैं। इसके अगर हम आधुनिक सिद्धांत की बात करें तो आधुनिक सिद्धांत को समय के हिसाब से दो हिस्सों में विभाजित किया गया था। पहला 19वीं शताब्दी में प्राकृतिक विधि के प्रतिकूल थी। इस वक्त के विधिशास्त्री विध्यात्मकवाद को विधि का स्रोत मानते थे, जिन्हें प्राचीन विचारधारा में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब प्राचीन विचारधारा को अगर देख लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो विध्यात्मक विचारधारा है वो क्या थी। तो इसको एक बार आप उसको देख लेना उस वीडियो को, तो आपको ये वीडियो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस दौर में विधिशास्त्री प्राकृतिक विचारधारा को नहीं मानते थे। 20वीं शताब्दी विधि के सिद्धांत का प्राकृतिक पुनरुद्धार, इस काल में फिर से प्राकृतिक विधि की बात होने लगी थी और इसमें सबसे पहले जो विधिशास्त्री थे वो रुडोल्फ स्टेमलर थे। इन्होंने प्राकृतिक विधि की विचारधारा को स्थायी नहीं माना, बल्कि इन्होंने विधि का जो स्वरूप है उसको स्थायी माना। इन्होंने प्राकृतिक विधि के परिवर्तन को अंतर वस्तुओं को ही विधि माना। जो प्राकृतिक विधि का परिवर्तन था उसको ही अंतर वस्तु का परिवर्तन माना और इसके स्वरूप को उन्होंने स्थायी माना। प्राकृतिक विधि का जो परिवर्तन था उसको, उसकी जो अंतर वस्तु थी, उनका ऐसा मानना था कि वही जो है वह विधि थी। डेल बेक्हियो जो थे उन्होंने अपनी पुस्तक जस्टिस के लिए जाना जाता है। बहुत अच्छी उन्होंने पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने प्राकृतिक विधि के बारे में बहुत सारी चीज़ों को सम्मिलित किया था।
कोहिलर भी इस समय के प्रमुख विधिशास्त्री रहे हैं। HLA हार्ट ने विध्यात्मकवाद को प्राकृतिक विचारधारा से जोड़ा, इसलिए हार्ट को प्राकृतिक विचारधारा के साथ साथ प्राचीन विचारधारा का विधिशास्त्री भी माना जाता है। जब आप प्राकृतिक विधि या आप इस विचारधारा वाले मतलब विधिशास्त्र की स्कूल को देखेंगे तो उसके सबसे पहले वीडियो में मैंने एक बात कही थी, और वो ये कही थी कि कई बार एक विधिशास्त्री जो है वो एक स्कूल के अलावा अन्य स्कूलों के साथ भी जुड़ा हुआ है, जैसे कि HLA हार्ट। इन्होंने प्राकृतिक विचारधारा में तो ये जुड़े ही थे, साथ ही साथ ये प्राचीन विचारधारा के विधिशास्त्री भी माने जाते हैं। फिर इसके अनुसार प्राकृतिक विधि मानव जीवन और मानव समुदायों को संगठित करने में व्यवहारिक युक्तियुक्तता के सिद्धांतों का समूह होता है। तो मित्रों, आज की वीडियो में हमने जो प्राकृतिक विधि का सिद्धांत है उसके विषय में पढ़ा है, समझा है, और ये विधिशास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हैं, टॉपिक हैं, जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम के साथ साथ लॉ के स्टूडेंट्स के लिए भी महत्वपूर्ण है। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो आप कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक भी कर दें और अधिक से अधिक इसको शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।